चार कमाकल भाइयों की कहानी है। उस कहानी का दूसरा पार्ट है। वो चारों भाई बादशाह से कहते हैं कि ये लोग हमारे ऊपर झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे पास गैब का इल्म है। बादशाह कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूँगा, इसके बाद मैं फैसला करूँगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। फिर बादशाह एक अनार को संदूक में डालकर इनके सामने लाता है। बादशाह इनसे पूछता है, बताओ कि इनके अंदर क्या है। तो सबसे बड़ा भाई कहता है कि इन संदूक के अंदर एक गोल्ड चीज है। दूसरा भाई कहता है कि इस चीज के ऊपर एक ताज है। तीसरा कहता है कि इन चीज के अंदर दाने हैं। चौथा कहता है कि ये एक अनार है। बादशाह सलामत बहुत हैरान हो जाता है, इनके पास तो सच में गैब का इल्म है। बादशाह को यकीन हो जाता है। फिर बादशाह रिजवान से कहता है, या तो इनका घोड़ा वापस कर दो या इन घोड़े के पैसे दे दो। बादशाह इन ऊंट वाले को कहता है, जाओ अपनी ऊंट को तलाश करो, और दूसरे आदमी को कहता है कि तुम अपनी बीवी को ढूंढो, ये चारों बेगुनाह है। वो चारों भाई रिजवान से कीमत वसूल करके इन पर अपने लिए भेड़ बकरियां खरीद लेता है और अपने गांव की तरफ वापस आते हैं। ये लोग रास्ते में जा रहे थे तो जोर का वक्त था। वो एक जंगल से गुजर रहे थे, ठंडी हवा लग रही थी। वो चारों एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुलती है और देखता है एक बकरी का बच्चा दरख्त के ऊपर चढ़ गया है। दरख्त के नीचे बहुत सारे गीदड़ जमा थे। वो खामोशी से अपने भाई को उठाता है और कहता है कि खामोशी से उठ जाओ, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये गीदड़ हमें अपना खाना बनाना चाहते हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं। भेड़ बकरी को भी वही छोड़ देता है। इन गीदड़ों में से एक इनके पीछे भागता है। एक भाई पत्थर उठाता है और इन गीदड़ को मारता है। वो अपने भाइयों को कहता है, ये एक तो मर गया, अब भागो यहाँ से। वो बहुत देर से भागते रहते हैं। वो थक जाते हैं। वो बड़ा भाई कहता है कि हमें अपने आप को गिन लेना चाहिए कि हम पूरे हैं या नहीं है। वो बड़ा भाई गिनना शुरू कर देता है और अपने आप को शुमार नहीं करता। वो कहता है कि हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई कहाँ है। फिर वो दूसरा भाई भी इसी तरह शुमार करता है और अपने आप को शुमार नहीं करता। वो भी कहता है कि हाँ हम तो 3 हैं। फिर नंबर से सारे भाई शुमार करते हैं और अपने आप को शुमार नहीं करते, आपको नहीं गिनते। यहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। वो इनकी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि ये तो बहुत बड़े बेवकूफ़। वो आदमी इनसे कहता है, अगर मैंने तुम्हारे शुमार को पूरा किया तो मुझे इसके बदले क्या दोगे। ये चारों भाई कहते हैं कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चारों आपके गुलाम बन जाएंगे। फिर वो आदमी एक भाई का हाथ खड़ा करता है कि एक, फिर दूसरे का हाथ खड़ा करता है कि ये 2, इसी तरह वो इन सब का शुमार पूरा करता है। वो सारे भाई बहुत खुश हो जाते हैं और इन आदमी से कहते हैं कि आज से हम चारों आपके गुलाम हैं। ये चारों इन आदमी के साथ चले जाते हैं। वो आदमी इन चारों को अपने सामने खड़े करते हैं और इन सबको अपना अपना काम दे देता है। इनमें से एक को कहता है कि तुम बकरियों को चराने ले जाया करोगे। दूसरे को कहता है कि तुम गाय के लिए घास लाया करोगे। तीसरे को कहता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगे, क्योंकि वो बहुत बीमार है और इसका अपने आप से भी ज्यादा ख्याल रखना। चौथे भाई को कहता है कि तुम फसल की कटाई करोगे। वो आदमी हर एक को अपना अपना काम देकर खुद किसी और काम के लिए निकल जाता है। जिस भाई को माँ का ख्याल रखने को कहा था, वो डंडा माँ के करीब रखता है। जब भी माँ के बदन पर कोई मक्खी बैठ जाती है तो वो डंडे से इसको मारती थी। डंडे की मार से इस बूढ़ी माँ की चीखें निकलती थी। 3 दफा मारने पर वो बूढ़ी माँ मर जाती है। बूढ़ी माँ मरने की वजह से खामोश हो जाती है, लेकिन वो बेवकूफ समझता है कि शायद ये सो गई। वो इस बूढ़ी माँ पर एक चादर लपेट लेता है और इसके पास बैठ जाता है। वो दूसरा भाई जिनको गाय की देखभाल करने को कहा था, वो सोचता है कि इन गायों के लिए घास लाना तो बड़ी मुश्किल काम है, इसलिए वो इन सब गाय को मारकर इनके सर को भूस के अंदर कर देता है। वो तीसरा भाई जिनको फसल की कटाई का काम दिया था, वो सोचता है कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, इन सारे दानों को पका दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए वो सारी फसल को आग लगा देता है। वो चौथा भाई जिनको भेड़ बकरियों को चराने का काम दिया था, वो बकरियों को चराने गया था। वहाँ इन बकरियों पर गीदड़ हमला करता है।
वो एक एक करके बकरियों को काटता है। तो वो कम अकल भाई सोचता है कि यहाँ के गीदड़ कितने भूखे हैं, इनके मालिक इनको जरा भी खाना नहीं देता। तो वो बकरियों को वही छोड़ देता है और घर वापस आता है। शाम को जब वो आदमी घर वापस आ जाता है, वो अपनी माँ के पास बैठे इस भाई से पूछता है कि तुमने मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। वो कम अकल भाई इससे कहता है कि हाँ, जब से तुम गए हो ये सो रही है। वो आदमी अपने माँ से चादर उठाता है तो मरा हुआ देखकर वो आदमी बहुत रोता है, लेकिन फिर सोचता है कि इन तीनों भाइयों ने क्या कारनामे किए होंगे। वो दूसरे भाई से पूछता है कि गाय को घास खिलाया है। वो कहता है कि हाँ हाँ देखो अभी भी खा रहा है। वो आदमी इनके पास जाकर देखता है तो वो मरी हुई है। तीसरे भाई से पूछता है कि तुमने फसल की कटाई की है। वो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, इसीलिए अभी पका कर रोटी बना दूं। जब वो आदमी अपनी फसल के पास जाता है तो वो सारी जली हुई थी। चौथे भाई से कहता है कि बकरियां कहाँ है। वो कहता है कि इस गांव के गीदड़ बहुत भूखे हैं, इसलिए मैंने इन बकरियों को वही छोड़ा ताकि वो गीदड़ भूखे ना रहे। वो आदमी वही बैठकर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरी दौलत को खत्म कर दिया। ये सारी गलती मेरी है कि तुम बेवकूफ़ों को काम दिया। अभी मैं तुम लोगों को माफ़ करता हूँ। तुम लोग अभी जाओ और एक कब्र खोदो, मैं इसमें अपनी माँ को दफनाऊंगा। वो चारों भाई कब्रिस्तान जाते हैं। वो एक चेहरे के नाप से कब्र खोदते हैं और वापस जल्दी आ जाते हैं। वो आदमी सोचता है कि इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद दी, कब्र खोदने में बहुत वक्त लगता है। वो आदमी इन चारों भाइयों से कहता है कि मुझे कब्र दिखाओ। वो कब्र को देखता है तो कहता है अरे बेवकूफ़ो, मैंने तो ये नहीं कहा था कि इनके चेहरे के हिसाब से कब्र खोदो। वो आदमी इन चारों भाइयों से कहता है कि तुम जाओ मेरी माँ को ले आओ, कब्र मैं खोदता हूँ। फिर वो चारों जल्दी से जाकर इनकी माँ को एक चारपाई में रखकर जल्दी से कब्रिस्तान की तरफ आते हैं। रास्ते में वो मुर्दा इनसे कहीं गिर जाती है, लेकिन इनको पता भी नहीं होता। जब वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो चारपाई खाली होती है। वो आदमी इनसे कहता है कि मेरी माँ कहाँ है। वो चारों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और कहते हैं कि वो रास्ते में हमसे कहीं भाग गई। वो आदमी कहता है कि कैसे भी करके मेरी माँ को ढूंढो, वरना इसकी जगह तुम चारों को इस कब्र में दफना दूंगा। वो चारों लाश की तलाश में निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत घास काट रही है। वो चारों इसको कहता है कि अच्छा तुम यहाँ हो। वो इसे अपने साथ ले जाती है। वो बूढ़ी औरत बहुत कहती है कि छोड़ दो मुझे, लेकिन ये कम अकल इनकी एक नहीं सुनती। वो इसे कब्रिस्तान ले जाती है। तो ये चारों इन आदमियों को कहते हैं कि ये अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती लाए हैं। वो आदमी इन बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगती है और कहती है कि इन्होंने मेरी माँ की लाश को कहीं पर गिरा दिया है, इसकी जगह तुम ही ले आए हैं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो आदमी खुद जाकर अपनी माँ की लाश को ढूंढता है और इसको दफनाता है। वो आदमी इन चारों भाइयों से बहुत तंग आ जाता है। भाइयों, इस कहानी का तीसरा पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज।